मतलब क्या है, अगर सपोज मैं कह रहा हूं कि यार मेरा मन कर रहा है आज मैं अपनी गाड़ी बेच दूंगा 15 लाख रुपए में, और आप मेरे साथ में खड़े हुए हो, आपने बोला सर आई एक्सेप्ट, तो दैट इज नॉट अ प्रपोजल, इट इज नॉट अ प्रपोजल, क्योंकि ये जो मैंने इंफॉर्मेशन दी है ये मैंने आपका एसेंट लेने के लिए नहीं दी है, राइट? I have supplied an information that is not with a view to obtain assent. Okay. Hi everyone. मेरे को लगता है अब शायद रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया होगा. So I hope you all are doing great, right? तो आज हम we will be discussing about sections of contract, right? थोड़े बहुत sections पढ़ेंगे और मैं आपको ये बताऊंगा कि sections को पढ़ा कैसे जाता है, how to read a section, right? ओके, दैट वी विल बी डिस्कसिंग. ठीक है, राइट? चलो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लेके चलते हैं. अब जैसे अगर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले, सिंस आई हैव मेंशन दैट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ओनली सेक्शंस टुडे, राइट? आई विल नॉट बी डिस्कसिंग कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया, कितने सेक्शंस है, दैट वी विल बी मेकिंग अ डिफरेंट वीडियो, राइट? वो दूसरे उसमें. बट अगर आप इसको देखोगे, यहां लिखा हुआ है दैट सेक्शन 2 क्लॉज ए, so it is talking about proposal, right? Section 2 clause A is talking about proposal. It says that when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent, with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence is said to make a proposal, right? So section 2 clause A is basically defining a definition of proposal, that what is proposal. प्रपोजल को हम ऑफर भी कहते हैं. तो देखो, जैसे अभी मैंने कुछ मार्क करा है, आप भी इसको देखिएगा. अब मैंने इसको क्या कर रखा है, आई हैव ब्रेक इट अप, राइट? अगर आप ये देखोगे तो जस्ट अ मोमेंट, ओके. सो I have mentioned over here that section 2 clause A, it says that when one person signifies to another his willingness with a view to obtain the assent of other, right? I have break it up. अब क्या होगा इसमें, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है when one person signifies. So signifies has its own importance, right? Signifies का मतलब क्या होता है कि communicate करना. तो अगर मुझे आपको बोलना है कि क्या आप मेरी वॉच खरीदोगे 50,000 रुपए में, राइट? तो मेरे को कम्युनिकेट करना पड़ेगा ना. बट अगर मैं ये लिख दूं क्या आप मेरी वॉच खरीदोगे और अपने ड्रॉअर में रख दूं, तो इट विल नॉट बी कम्युनिकेटेड. सिग्निफाई नहीं करा मैंने, राइट? तो सिग्निफाई करना बहुत जरूरी है. अगर सिग्निफाई नहीं करा, अगर सामने वाले को नॉलेज नहीं होगी प्रपोजल की, सो देयर कैन नॉट बी एनी एक्सेप्टेंस, राइट? इसी में एक केस लॉ है. और एक और चीज मैं आपको बताऊंगा दैट whenever we are discussing about contract act, then contract act is equals to case laws. बहुत सारे केस लॉज हैं, और जब भी आप मेंस लिखोगे या फिर प्रीलिम्स के क्वेश्चंस देखोगे तो यू विल फाइंड लॉट ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन द केस लॉज. So you have to remember the case laws which every sections, right? I will be giving you a list of case laws also. आप उसको एक बार देखिएगा. देखो यहाँ लिखा हुआ है signifies. तो signifies में it is written that communicate करना बहुत जरूरी है, right? इसमें एक केस लॉ है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त. शायद आपने सुना होगा. इसके मैं थोड़े बहुत आपको फैक्ट्स बता देता हूँ. व्हाट हैपेंड कि इसमें जो है एक नेफ्यू गायब हो जाता है, वो घर छोड़ के भाग जाता है, ठीक है? तो जैसी नेफ्यू घर छोड़ के भागता है तो लालमन शुक्ला उसको ढूंढने निकल जाता है, राइट? उसको लगता है कि हाँ वो यहाँ कहीं होगा. अब जब वो ढूंढने निकल जाता है तो उसके पीछे से गौरी दत्त मेड अ जनरल ऑफर, राइट? तो गौरी दत्त ने एक जनरल ऑफर दिया कि जो कोई भी ढूंढ के लाएगा, आई विल बी गिविंग एक्स अमाउंट एज अ रिवॉर्ड. ठीक है, कि जो कोई भी ढूंढ के लाएगा मैं उसको एक्स अमाउंट एज अ रिवॉर्ड दूंगा, ये दूंगी. ठीक है. अब लेटर ऑन लालमन शुक्ला ढूंढ के ले आया. लालमन शुक्ला को पता था कि वो कहां जा सकता है, नेफ्यू भांजा, वो लेकर आ गया, राइट.
अब थोड़े समय बाद 3-4 दिन बाद लालमन शुक्ला को पता चलता है कि गौरी दत्त ने कुछ ऐसा ऐसा रिवॉर्ड रखा था जो लालमन शुक्ला को नहीं पता था, राइट? लालमन शुक्ला वॉज नॉट अवेयर एंड लेटर ऑन लालमन शुक्ला क्लेम्स द रिवॉर्ड फ्रॉम गौरी दत्त। तो गौरी दत्त ने बोला कि नहीं जी, आपको तो हम नहीं देंगे। तो नाउ लालमन शुक्ला फाइल्ड अ केस अगेंस्ट द गौरी दत्त क्लेमिंग द रिवॉर्ड, राइट? तो यहां पर द ऑनरेबल कोर्ट हेल्ड दैट द लालमन शुक्ला वॉज नॉट हैविंग एनी नॉलेज अबाउट द ऑफर, so that offer was not signified to the lalman shukla. So if it is not signified, there cannot be an acceptance. तो वो जो ऑफर था वो सिग्निफाई हुआ नहीं, तो सिग्निफाई हुआ नहीं तो उसका एक्सेप्टेंस होगा नहीं, क्योंकि अब एक्सेप्टेंस नहीं हुआ तो दैट विल नॉट राइपन इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट? आई बिलीव ये आपको समझ में आया होगा। तो सिग्निफाई होना बहुत जरूरी है। सिग्निफाई का मतलब क्या है? कम्युनिकेट करना। कि अगर मैं लिख दूं कि विल यू बाय माई कार, ये एक प्रपोजल लिख दिया, आपका नाम लिख दिया और वो आपको अभी बताया नहीं, अपने ड्रॉर में रख दिया, तो ये कम्युनिकेट नहीं हुआ ना। बट अगर मुझे लगता है कि हाँ आप मेरा ड्रॉर चेक करते हो, तो फिर माना जाएगा क्या कि ये कम्युनिकेट हो गया, सिग्निफाई हो गया। सो सिग्निफाइज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, टू अनदर। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर। अब अनदर से क्या मतलब है? अनदर मतलब दैट यू शुड बी, नॉट यू, रादर एक से ज्यादा लोग होने चाहिए। देयर शुड बी टू पर्सन्स, राइट? देयर शुड बी टू पर्सन्स। अब टू पर्सन से क्या मतलब है कि मैं अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, अपनी पर्सनालिटी से मैं अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। देयर शुड बी टू पर्सन्स, मिनिमम टू पर्सन्स इज रिक्वायर्ड। सो दैट इज व्हाई इट इज रिटन दैट टू अनदर। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है हिज विलिंगनेस। अब हिज विलिंगनेस का मतलब ये भी है कि आप चाहते हो, राइट? हिज विलिंगनेस टू डू, हिज विलिंगनेस टू डू और टू abstain फ्रॉम डूइंग विद अ व्यू टू ऑब्टेन एसेंट। अब हिज विलिंगनेस है, राइट? कि मैं चाहता हूं कि आप मेरी ये वॉच खरीदो, दैट इज टू डू, राइट? और अगर उसमें लिखा हुआ है टू abstains फ्रॉम डूइंग, अगर आप ये देखोगे इट इज रिटन दैट विद अ व्यू टू हिज विलिंगनेस टू डू, हिज विलिंगनेस टू डू, लेट मी मार्क इट ओवर हियर, टू डू और टू abstains फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। सो टू डू का मतलब है क्या? दैट इट इज समथिंग पॉजिटिव, राइट? और टू abstains फ्रॉम डूइंग समथिंग मीन्स दैट इट इज नेगेटिव। ओके, टू डू मतलब कि आप किसे मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, आपको मेरा घर बनाना है, दैट इज टू डू। ये मैं आपको प्रपोजल दे रहा हूं कि क्या आप मेरा घर बनाओगे 10 लाख रुपए के अंदर, तो ये टू डू हो गया। और टू abstains फ्रॉम डूइंग में आ जाएगा कि क्या आप मेरा घर बनाओगे 10 लाख रुपए के अंदर और 6 महीने के अंदर आपको बनाना है, 6 महीने के अंदर आपको किसी और का कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेना, तो ये मैं आपको रोक रहा हूं टू abstains फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। तो ये abstains फ्रॉम डूइंग आ जाएगा आपका नेगेटिव। ओके, नेगेटिव पॉइंट है। और टू डू मतलब पॉजिटिव। अब आगे लिखा हुआ है एनीथिंग, मतलब मैं आपको कुछ भी बोल सकता हूं कि आप मेरा घर बनाओ 10 लाख रुपए में, तो ये मैं आपको करने के लिए कह रहा हूं, दैट इज टू डू। और टू abstains फ्रॉम डूइंग मतलब कि मैं आपको मना कर रहा हूं कि इस दौरान आप कोई और चीज नहीं करेंगे, ठीक है? अब आगे लिखा है विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट। अब ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब विद अ व्यू टू ऑब्टेन एसेंट का मतलब क्या है? अगर सपोज मैं कह रहा हूं कि यार मेरा मन कर रहा है आज मैं अपनी गाड़ी बेच दूंगा 15 लाख रुपए में, और आप मेरे साथ में खड़े हुए हो, आपने बोला सर आई एक्सेप्ट, तो दैट इज नॉट अ प्रपोजल, इट इज नॉट अ प्रपोजल, क्योंकि ये जो मैंने इंफॉर्मेशन दी है ये मैंने आपका एसेंट लेने के लिए नहीं दी है, राइट? I have supplied an information that is not with a view to obtain assent, right? तो ये जो मैं कह रहा हूं कि आज मेरा मन कर रहा है मैं अपनी गाड़ी बेच दूंगा, I feel like I will sell my car for 15 lakh rupees, so that is not a proposal. Why? Because it is not with a view to obtain the assent, right? इसी में ना एक और केस लॉ है which I believe you might have heard about it, that is Harvey versus Facey, right? Harvey versus Facey, that is also known as a bumper hall pen.
तो हार्वी वर्सेस फेसी आपने शायद सुना होगा, नहीं सुना हो तो मैं आपको बता देता हूं। अब इसमें हुआ क्या कि हार्वी ने फेसी को एक मैसेज भेजा कि क्या आप ये बम्पर हॉल पेन बेचोगे, क्वेश्चन मार्क, एंड टेलीग्राम द लोएस्ट प्राइस। ठीक है, राइट, सिंपल। तो ये प्रपोजल भेजा उसने कि क्या आप ये बम्पर हॉल पेन बेचोगे, क्वेश्चन मार्क, एंड टेलीग्राम द लोएस्ट प्राइस, कि उसका लोएस्ट प्राइस हमें बताओ, राइट। तो वहां से रिप्लाई आया। अब रिप्लाई क्या आया कि 900 पाउंड्स इज द लोएस्ट प्राइस। तो वहां से रिप्लाई देखो क्या आया, रिप्लाई वॉज दैट 900 पाउंड्स इज द लोएस्ट प्राइस। अब ये वाली पार्टी कहती आई एक्सेप्ट। तो उन्होंने बोला कि भाई हमारी तरफ से तो कोई प्रपोजल ही नहीं है। तो यहां पे उन्होंने बोला कि जी आपने तो 900 पाउंड्स बताया था और हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो यहां उसने केस फाइल करा। तो यहां पर व्हाट हैपेंड, द लर्नेड कोर्ट हैज हेल्ड that the information which was supplied, that is 900 pounds, that is only an information, that is not a proposal, right? That is not a proposal because it is not with a view to obtain assent. ये जो information उसने दी है, ये सिर्फ information दी है। ये information it is not with the view to obtain assent, आपका assent लेने के लिए नहीं था। तो क्योंकि ये प्रपोजल नहीं है, तो क्योंकि प्रपोजल नहीं है तो उसका एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता, और क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता तो फिर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। सो देयरफॉर देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। सो आई बिलीव ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा कि विद अ व्यू टू ऑब्टेन एसेंट का क्या मतलब है, राइट। ओके, अब आगे देखो, आगे लिखा हुआ है दैट विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्स्टिनेंस। ये एक्ट कौन सा है, ये एक्ट है ये वाला, टू डू, और ये एब्स्टिनेंस कौन सा है, टू एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, राइट। इज इट क्लियर? तो मैंने आपको बोला कि क्या आप मेरा घर बनाएंगे 10 लाख रुपए में, तो ये मैं आपका एसेंट लेने के लिए कह रहा हूं, किस चीज पे, घर बनाने पे, टू डू, राइट, ओके। और दूसरा कि आप इस 6 महीने के दौरान आप कहीं और कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेंगे, तो ये किस चीज का एसेंट ले रहा हूं, आपका एब्स्टिनेंस पे ले रहा हूं, एब्स्टिनेंस पर ले रहा हूं। तो आई बिलीव ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसको आप या तो एक्सेप्ट करोगे, या तो रिजेक्ट करोगे, या तो साइलेंट रहोगे, राइट। सो आई बिलीव दिस प्रपोजल इज क्लियर। अब देखो, प्रपोजल की भी अगर हम बात करते हैं या फिर ऑफर की बात करते हैं, तो ऑफर 2 तरह के होते हैं, राइट। Offer it is of 2 types, that is general offer and a specific offer. अब जो general offer है, जो proposal मैंने यहाँ पे लिखा है, excuse me, general offer जो है that is made to the public at large, right? ये सारे लोगों के लिए है general offer that is made to the public at large। कोई भी इसको accept कर सकता है, और किसी ने accept कर लिया, कंडीशंस परफॉर्म कर ली, तो मैं बाउंड हो जाऊंगा कि मुझे वो रिवॉर्ड या अपना पार्ट परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। वेयर एज व्हेन वी टॉक अबाउट द स्पेसिफिक ऑफर और द स्पेसिफिक प्रपोजल, दैट इज मेड टू द स्पेसिफिक पर्सन और द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं कि क्या आप मेरी घड़ी खरीदोगे। अब मैं यहाँ पे 50 बच्चे बैठे हुए सपोज, तो मैं उन सबको दे रहा हूं ये ऑफर, बट बाहर से अगर मेरा कोई एम्प्लॉय बोलता है हाँ सर मैं खरीदूंगा, तो मैंने उसको तो नहीं दिया ना ऑफर, राइट। आई हैव मेड अ ऑफर टू अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, दैट इज टू माय क्लास ओनली। तो ये मेरी क्लास के लिए ही तो है, तो इसको बोलेंगे क्या, दैट इट इज स्पेसिफिक ऑफर, राइट, ओके। तो 2 तरह के प्रपोजल होते हैं, एक जनरल प्रपोजल और एक स्पेसिफिक प्रपोजल, बट दोनों की एक्सेप्टेंस की कंडीशंस थोड़ी अलग हैं। अगर हम स्पेसिफिक ऑफर की बात करें, तो आपको एक्सेप्टेंस मुझे देना होगा, या तो आप देंगे या आपका एजेंट, ऑथराइज्ड एजेंट मुझे एक्सेप्टेंस देगा, सिग्निफाई करेगा, ठीक है, राइट। बट इट इज नॉट पॉसिबल एवरी टाइम इन द केस ऑफ जनरल ऑफर दैट द एक्सेप्टर शुड कम्युनिकेट हिज एक्सेप्टेंस टू द प्रपोजर। तो ये पॉसिबल नहीं है ना जनरल ऑफर में। जैसे कि मैं एक ऑफर दे रहा हूं कि जो कोई भी मेरा डॉग ढूंढ के लाएगा उसको मैं 10,000 रुपए दूंगा। अब आप 2 लोगों ने डिसाइड करा कि आप मेरा डॉग ढूंढोगे,
तो आप मेरे को फोन करके नहीं बोलोगे हेलो गौरव सर, मैं आपका प्रपोजल को एक्सेप्ट करता हूं, मैं ढूंढने जा रहा हूं. इट इज नॉट पॉसिबल. या तो आप मुझे फोन, इट इज नॉट पॉसिबल ना कि आप मुझे फोन करके एक्सेप्टेंस दोगे, या आप मेरे पास चलकर आओगे कि मैं आपका एक्सेप्टेंस, आपके ऑफर को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं. इट इज नॉट पॉसिबल, राइट. तो इस केस में एक्सेप्टेंस किसको मानी जाएगी? एक्सेप्टेंस मानी जाएगी व्हाइल यू परफॉर्म द कंडीशंस ऑफ अ प्रपोजल. तो जैसे ही आपने कंडीशंस परफॉर्म करी ऑफ अ प्रपोजल, तो माना जाएगा दैट यू हैव एक्सेप्टेड द प्रपोजल. तो इसमें एक और केस लॉ है दैट आई बिलीव शायद आपने सुना होगा, दैट इज कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल एंड कंपनी. इट इज ऑल्सो वेरी लैंडमार्क जजमेंट, वेरी डेकोरेटेड जजमेंट, right? Carlyle versus Carbolic Smokeball and Company. So what happened in this case law? Let me tell you that this company, Carbolic Smokeball Company, has introduced a medicine that is a preventive medicine, right? तो इस कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी ने एक मेडिसिन इंट्रोड्यूस करी मार्केट में, दैट वाज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन, कि जो कोई भी इसको एज पर प्रिस्क्राइब्ड मैनर में लेगा, दैट पर्सन विल नॉट कैच एनी इन्फ्लुएंजा. तो फीवर वगैरह नहीं होगा उसको, ठीक है. तो यहां पर इस कंपनी ने एक मार्केट में एडवर्टाइज करी कि जो कोई भी इसको एज अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर में लेगा, तो दैट पर्सन विल नॉट बी इन्फेक्टेड, ठीक है. और अगर इन्फेक्ट होता है तो वी विल गिव सर्टेन अमाउंट एज अ रिवॉर्ड. तो सर्टेन अमाउंट, आई बिलीव दैट वाज 1000 पाउंड्स. तो एक बार आई विल बी चेकिंग इट, बट यस, सपोज कि 1000 पाउंड्स उन्होंने क्या करा, एक ऑफर रखा कि जो कोई भी इसको प्रिस्क्राइब्ड मैनर में लेगा और उसके बाद उसको अगर इन्फ्लुएंजा हो जाता है, तो वी विल पे 1000 पाउंड्स टू दैट पर्सन. And to show the bona fide, we have deposit certain amount in the bank. तो वो अपना bona fide शो करने के लिए उन्होंने क्या करा है, बैंक में वो दिखाया, क्या नाम है, डिपॉजिट कर दिया पैसा, राइट. लेटर ऑन मिस कार्लाइल, शी टुक द मेडिसिन एंड शी टुक एज पर प्रिस्क्रिप्शन, कि दिन में 3 बार लेनी है, हफ्ते में 2 हफ्ते तक लेनी है, दिन में 3 टाइम्स अ डे फॉर 2 weeks. So she continued taking these medicines for 2 weeks, 3 times a day, and despite the fact of taking the medicines as per prescription, she catches the influenza, right? कि medicine लेने के साथ साथ उसको influenza हो गया. Then she claimed that 1000 pounds from the company. तो कंपनी कहती है कि भाई आपने हमें एक्सेप्टेंस तो दिया नहीं, तो क्योंकि आपकी एक्सेप्टेंस हमारे तक पहुंची नहीं, तो वी कैन नॉट से कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया. तो यहां पर कार्लाइल ने एक केस फाइल करा बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट अगेंस्ट दिस कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी, राइट. एंड ओवर देयर द लर्नेड जज हैज हेल्ड दैट performing the conditions of the general offer will amounts to or deemed as a acceptance. It is a valid acceptance, because it is not possible for every time that you communicate in person to the proposer that I accept. तो ये possible नहीं है ना हर टाइम, राइट. तो यहां पर जजमेंट में यही आया कि जनरल ऑफर की कंडीशंस को अगर आप परफॉर्म करते हो तो माना जाएगा कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है, राइट. ओके, सो ये केस लॉ इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज Carlyle versus Carbolic Smokeball and Company. So performance of such condition will amount to an acceptance, right? तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, बट इसके साथ साथ one more thing which you have to take care of, that sometimes मैंने इंफॉर्मेशन दी है आपको एज अ प्रपोजल नहीं, बल्कि आपसे प्रपोजल लेने के लिए. So I have supplied an information with the view to obtain a proposal. So this stage is called invitation to proposal or invitation to offer. Okay, तो ये proposal से एक स्टेज पहले का होता है. तो यहां जो मैंने इंफॉर्मेशन दी है वो proposal नहीं है, rather वो इंफॉर्मेशन है with a view to obtain proposal from you. It is not a view to obtain assent. ये assent लेने के लिए नहीं है, ये आपका proposal लेने के लिए है. जैसे कि सिंपल भाषा में अगर हम समझे कि अगर मैंने कोई गुड्स अपनी शॉप पे रखे हुए हैं, राइट,
और उस पर कोई प्राइस टैग लिखा हुआ है और आप आते हो, आपको गुड्स समझ में आया, उसका प्राइस समझ में आया, तो आप मेरे को बोल नहीं सकते कि मैं आपको उसी प्राइस में दूं. यू कैन नॉट मेक मी फोर्स टू गिव यू दैट प्रोडक्ट ऑन द सेम प्राइस, बिकॉज यू कैन नॉट एक्सेप्ट दैट. ये प्रपोजल नहीं है कि आप आए, आपने वो देखा, इंफॉर्मेशन देखी और आपने एक्सेप्ट कर लिया. नहीं, इट इज नॉट ऑन यू टू एक्सेप्ट, रादर इट इज ऑन मी टू एक्सेप्ट. ये मेरे ऊपर है कि मैं एक्सेप्ट करूंगा या नहीं करूंगा आपका प्रपोजल. अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूं केस लॉ के द्वारा. देखो, एक केस लॉ है, दैट इज फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट कैश केमिस्ट, राइट? So it is Pharmaceutical Society of Great Britain versus Boot Cash Chemist. Here again it is a very decorated case law. So what happened over here? A customer has visited a shop. एक medicine shop में गया. मेडिसिन शॉप में वो खुद गया, उसने कोई मेडिसिन उठाई स्टोर में और कैशियर के पास गया और उसको उतने पैसे दिए कि ये लो, जितना उसमें पैसा लिखा हुआ है उतने उसको पैसे दे दिए. तो नाउ द कैशियर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट मनी. तो यहां जो कस्टमर था उसने बोला कि आपने जो यहां पर दुकान में रखा हुआ है ये आपकी तरफ से प्रपोजल है और मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, और क्योंकि मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो आप ये पैसे पकड़ो, अब तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया. तो यहां पर ओवर हियर द कैशियर कैन रिफ्यूज. क्यों? क्योंकि जो मैंने आपके वहां पे गुड्स रखे हुए हैं दैट इज नॉट अ प्रपोजल. ये प्रपोजल नहीं है, ये इनविटेशन टू प्रपोजल है कि वहां मैंने गुड्स रखे ताकि आपको आकर्षित करे, आपको अट्रैक्ट करे और आप आओ, उसको उठाओ और मेरे पास आओ और मुझे बोलो क्या आप इसको बेचोगे. यू विल मेक अ ऑफर टू मी कि क्या आप इसको इस अमाउंट में बेचोगे. तो इट इज ऑन मी वेदर टू एक्सेप्ट इट और टू डिनाई. तो क्या मैं उसको, या तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा या डिनाई करूंगा. तो ये कैशियर के पास ऑप्शन है टू एक्सेप्ट. ओके, ये कस्टमर के पास ऑप्शन नहीं है टू एक्सेप्ट. आई बिलीव ये पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ होगा. तो ये हालांकि वी विल बी डिस्कसिंग इन द क्लास इटसेल्फ, राइट? सो दैट इज इन्विटेशन टू प्रपोजल. तो यहां पर आपको बस एक केस लॉ याद रखना है, दैट इज फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट कैश केमिस्ट. ओके, ये आपको ध्यान रखना है. अब लेट अस डिस्कस अबाउट एक्सेप्टेंस ऑल्सो. अब देखो, एक्सेप्टेंस से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूंगा दैट if you are aiming to clear judiciary exam or APU exam or any competitive exam, right, I would suggest one thing. आपको सिर्फ एक चीज सजेस्ट करूंगा, that you should be true to yourself. You should be true to yourself. You should have faith in yourself that you can do it, right? अब जितना, ऐसा नहीं है कि आपको 14-14 घंटे पढ़ना है, 16-16 घंटे पढ़ना है. What is required is whatever you are studying, you should study with your whole-hearted, right? With your full concentration, be it for 30 minutes. कि अगर आप सिर्फ 30 minutes के लिए भी पढ़ रहे हैं, but full concentration के साथ पढ़ रहे हैं, तो वो वाला सेक्शन होगा जिसको आप बार बार नहीं पढ़ोगे. You only need to read it once and you will be able to remember it. तो ऐसे पढ़ो कि जिसको आप एक बार ही पढ़ो और दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, और उसको ऐसे पढ़ो कि उसको आपको हर एक वर्ड समझ में आ जाए. और अगर जुडिशरी की हम बात करते हैं तो इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स. नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है. आपको बस ये देखना है कि ये पॉइंट जो है पिछली बार आया था, क्वेश्चन आया था या नहीं आया था. इस क्वेश्चन की आने की संभावनाएं हैं, कितनी संभावनाएं, बिकॉज यू नीड नॉट हैव टू स्टडी द एंटायर लॉ. आपको सारा लॉ पढ़ने की जरूरत नहीं है, राइट? आई विल बी टेलिंग यू दैट व्हाट इज इंपॉर्टेंट in this Bayer Act, in this statute, in this law. I will be telling you in the class. तो आपको सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है. You need to channelize your energy in such a way कि आप efficient बनो. Okay, right? This we will be taking it further later on. But now let's come back to one point, that is acceptance. अब देखो, acceptance की अगर हम बात करें, so acceptance is given under section 2 clause B. एक बार आप सेक्शन 2 clause B भी देखो. टेक आउट सेक्शन 2 clause B. It says that when the person to whom the proposal is made, okay, so it says when the person to whom the proposal is made
signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. Right? So over here what is required is, कौन accept करेगा? When the person to whom, जिसको प्रपोजल दिया गया है वो ही एक्सेप्ट करेगा या उसका ऑथराइज्ड एजेंट एक्सेप्ट करेगा. जैसे कि अगर मैं बोलूं कि क्या मेरी वॉच खरीदोगे 50,000 रुपए में, अब मेरा जो एम्प्लॉय है उसको समझ में आ गया कि ऑफर अच्छा है, वो आया भागा भागा और बोल रहा है सर मैं खरीदूंगा, आई एक्सेप्ट, ये लो 50,000 रुपए, तो ही कैन नॉट एक्सेप्ट because I have not made a proposal to him, rather I have made a proposal to you. So only you can make an acceptance, and that too you have to signify me. यहां लिखा है when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto. अब देखो यहाँ assent लिखा हुआ है. assent मतलब unilateral, consent मतलब bilateral. Okay, तो मेरा अपना assent आपको दूंगा, समझ में आ रहा है? राइट, आई विल गिविंग माई एसेंट टू यू कि यस आई एक्सेप्ट. तो जिसको प्रपोजल दिया है वो ही एक्सेप्ट करेगा, और वो एक्सेप्टेंस कब करेगा? जब आपको एसेंट सिग्निफाई करेगा. यहां लिखा है ना, इफ यू रीड इट वंस अगेन, इट सेज दैट व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. तो प्रपोजल माना जाएगा कि वो एक्सेप्ट हो गया. राइट, और प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है तो बहुत ही फेमस एक सेइंग है बाय द एंसन. राइट, दैट इज एन एक्सेप्टेंस इज टू अ प्रपोजल व्हाट अ लाइटेड मैचस्टिक इज टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर. तो ये अगर आप देखोगे, जस्ट अ मोमेंट, एंसन ने स्टेटमेंट दिए, देखो, एन एक्सेप्टेंस इज टू अ ऑफर व्हाट अ लाइटेड मैचस्टिक इज टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर. मतलब क्या है इसका? ये ना आपको पीटी में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये स्टेटमेंट किसने दी है, ये एंसन ने दी है, ये मुल्ला ने दी है, ये बेंथम ने दी है, किसने दी है? सो दिस स्टेटमेंट इज मेड बाय द एंसन. ओके, राइट, आई बिलीव ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो रहा होगा. तो ये स्टेटमेंट क्या है? दैट एन एक्सेप्टेंस इज टू एन ऑफर व्हाट अ लाइटेड मैचस्टिक इज टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर. कि जैसी एक्सेप्टेंस ऑफर में मिलता है तो फिर वो वापस से एक्सेप्टेंस नहीं बन जाता. इट विल नॉट बी रिवोक्ड, रादर इट विल बिकम अ प्रॉमिस. तो एक बार एक्सेप्टेंस ऑफर में मिल गया तो वो प्रॉमिस बन जाएगा, अब उसको रिवोक नहीं करा जा सकता. राइट, हालांकि रेवोकेशन वाला हम आगे पढ़ेंगे कि रेवोकेशन कब करा जा सकता है, कब उसको रोका जा सकता है. दैट वी विल बी डिस्कसिंग लेटर. राइट, ओके, अब देखो यहां लिखा है एन एक्सेप्टेंस इज टू अ ट्रेन इज अ ऑफर व्हाट अ लाइटेड मैचस्टिक टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर. तो जैसे आपने कोई भी ट्रेन, जैसे गन पाउडर में अगर आप आग लगाते हो तो फिर वो जलने लग जाता है ना, वो रीडन तो नहीं होगा, वापस से तो नहीं होगा. राइट, ओके, तो ऐसे ही एक्सेप्टेंस जैसी ऑफर में मिलता है तो वापस से आप अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ सकते. दैट इज व्हाट इज गिवन ओवर देयर इन सेक्शन 2 clause B, that the proposal is said to be accepted. The proposal is said to be accepted. ठीक है, आगे लिखे a proposal where accepted becomes a promise. तो जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर वो प्रॉमिस बन जाता है. राइट, वादा करा तो निभाना पड़ेगा. राइट, ओके, अब देखो इसको आगे अगर लेके चलेंगे तो इफ यू रीड दिस दैट एक्सेप्टेंस, हालांकि मैंने बहुत छोटा सा बना रखा है बट आप फिर भी देखिएगा कि एक्सेप्टेंस जो है दैट शुड कम फ्रॉम एन ऑथराइज्ड पर्सन. एक्सेप्टेंस शुड कम फ्रॉम एन ऑथराइज्ड पर्सन. अनऑथराइज्ड पर्सन कैन नॉट एक्सेप्ट. अब जैसे कि इसमें केस लॉ है पॉवेल वर्सेस ली. राइट, शायद आपने सुना होगा, बट नहीं सुना तो कोई बात नहीं, मैं आपको हल्के सा इसका फैक्ट्स बताता हूं व्हाट हैपेंड इन दिस केस. सो देयर वाज अ वैकेंसी फॉर द हेडमास्टर ऑफ अ स्कूल. ठीक है, तो एक व्यक्ति है मिस्टर पॉवेल, उन्होंने इस हेडमास्टर की पोस्ट के लिए क्या करा? अप्लाई करा. राइट, उन्होंने अप्लाई करा तो उन्होंने इंटरव्यू दिया. इंटरव्यू उनका बहुत अच्छा था और इंटरव्यू देने के बाद वो वापस बाहर आ जाते हैं. अब इंटरव्यूअर बोर्ड, जो इंटरव्यू बोर्ड में थे, वो सारे के सारे was having a unanimous decision that they will be selecting Mr. Powell. Okay,
पता नहीं पॉवल थे या ली थे, आप एक बार, वी विल बी चेकिंग इट, मैं नीचे कमेंट में लिख दूंगा। बट मान लो कि जैसे कि मान लो मैं अगर जाता हूं इंटरव्यू देने और मेरा इंटरव्यू अच्छा रहता है, 4-5 लोग बैठे हुए बोर्ड में, सबने क्वेश्चंस करे, मैंने अच्छे से जवाब दिया, फिर इंटरव्यू होने के बाद मैं बाहर निकल गया। अब इंटरव्यूअर बोर्ड ने आपस में एक डिसीजन पास करा कि दे विल बी सेलेक्टिंग मी, कि वो मुझे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, दे विल बी सेलेक्टिंग मी। अब व्हाट हैपेंड कि उन 5 में से एक उठकर जाता है और मेरे पास आता है, बोलता है गौरव सर हमने आपको सेलेक्ट कर दिया। तो मैं तो खुश हो गया कि वाओ मेरे को तो एक्सेप्टेंस मिल गया। बट यहां पर ये पॉइंट था कि वो जो उठकर आया था, दैट acceptance was from his individual capacity, he was not representing the entire board, ठीक है। तो वो जिसको वो अपने आप को ही रिप्रेजेंट कर रहा था, उसने अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में मेरे को कोई चीज सप्लाई करी, इंफॉर्मेशन, राइट। और लेटर ऑन पता चला कि दिस बोर्ड हैज सेलेक्टेड समवन एल्स, तो आई गॉट इन्फ्यूरिएटेड, राइट, मेरे को तो प्रॉब्लम हुआ, मैंने फिर केस फाइल कर दिया, I have filed a case. Now later on the honorable court held that whatever the acceptance was provided to you, that was unauthorized. तो जो एक्सेप्टेंस मुझे मिली थी वो एंटायर बोर्ड की तरफ से नहीं था, दैट पर्सन वॉज नॉट रिप्रेजेंटिंग द एंटायर बोर्ड, रादर दैट एक्सेप्टेंस वॉज केम फ्रॉम हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी, एंड सिंस it was unauthorized acceptance, there cannot be a valid acceptance. So this case law is very very important, that is Powell versus Lee, right, हेडमास्टर का केस था, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखो एक्सेप्टेंस की अगर हम बात करते हैं सेक्शन 7 क्लॉज 1 में कि एक्सेप्टेंस शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, ये भी शायद आपने सुना होगा। तो एब्सोल्यूट का क्या मतलब है? एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि अगर मान लो मैंने प्रपोजल में आपको 5 चीजें बताई हैं, तो आपको ये पांचों की 5 चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। अगर आपने 4 चीजें एक्सेप्ट करी और एक चीज एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो फिर ये एब्सोल्यूट नहीं होगा। समझ में आया? तो एक्सेप्टेंस शुड बी एब्सोल्यूट, कि अगर मैंने 5 चीजें का आपको ऑफर दिया है तो आपको पांचों की 5 चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। 5 नहीं करी तो फिर ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगा। और अनक्वालिफाइड का मतलब क्या है? अनक्वालिफाइड मीन्स दैट देयर शुड नॉट बी एनी क्वेश्चंस, कंडीशंस रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर एक्सेप्टेंस। कि जैसे कि मैंने आपको बोला कि क्या आप मेरी वॉच खरीदोगे 50,000 रुपए में, आपने बोला हाँ सर आई एक्सेप्ट, बट एक बार मैं रात में मम्मी से पूछ लूं फिर मैं आपको बता दूंगा। तो ये क्या है? ये आपने बोला आई एक्सेप्ट, बट ये कंडीशनल एक्सेप्टेंस है ना, सो देयरफॉर दिस इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस, right? Is it clear? So acceptance must be absolute and unqualified. तो इसमें एक mirror rule भी है. This is called a mirror rule, right? This is called a mirror rule. Mirror as it is, कि जैसा proposal है वैसी acceptance होना चाहिए, कोई भी हेर फेर नहीं होनी चाहिए. There should not be any kind of difference between. There cannot be any kind of you can say a difference, right? While accepting the offer. कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए. ठीक है. अब ये क्वेश्चन पूछते हैं पीटी में दैट ये मिरर रूल किसने दिया था. सो मिरर रूल वाज गिवन बाय द ऑनरेबल मुल्ला, राइट? मुल्ला जी ने दिया था. इज इट क्लियर? सो मिरर रूल वाज गिवन बाय मुल्ला वाज अ ज्यूरिस्ट. ओके. अब देखो यहां पर अगर हम मान लो आपने मुझे बोला कि सर क्या मैंने आपको प्रपोजल दिया कि आप मेरी वॉच 50,000 रुपए में खरीदोगे. अब या तो आप एक्सेप्ट करोगे या तो डिनाई करोगे. बट आप कह रहे हो सर मैं एक्सेप्ट तो करता हूं बट 50 नहीं, मैं 30,000 रुपए में खरीदूंगा. तो यहां पर आपने क्या करा? कंडीशन लगा दी. यहां पर आपने थोड़े से फैक्ट्स चेंज कर दिए, मॉडिफाई कर दिया. तो जैसे ही आपने मॉडिफाई करा तो अब इसको एक्सेप्टेंस नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे काउंटर ऑफर. इज इट क्लियर? काउंटर प्रपोजल बोलेंगे. सो दिस काउंटर ऑफर वाज गिवन इन द केस ऑफ हाइड वर्सेस रेंज. तो ये जो काउंटर ऑफर आया है दैट वी हैव डिराइव्ड इट थ्रू सेक्शन 7 क्लॉज 1, राइट? हालांकि सिंस ये वीडियो काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो व्हाट आई एम थिंकिंग कि अभी मैं इसको यही ड्रॉप कर रहा हूं. इन केस आपको अगर ऐसे ही कोई और सेक्शंस के बारे में जानना है देन यू कैन वेरी वेल टाइप इट ऑन द कमेंट, right? Or you can reach to us, that is mahindralawacademy.com, and
That's it. So I wish you all the best, all the success, my dear students. Thank you so much.